सो यस वी आर लाइव. गुड इवनिंग एवरीवन. अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार कमेंट करके बताना यस. एंड यस, इन द टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू सी AAI ATC शिफ्ट 1 2021 पेपर सोल्यूशन. सब बढ़िया? जितेंद्र, दुर्गा जी, रिजवान, एब्सोल्युटली फाइन. ओके, तो सारे लोग को बता देता हूँ ATC कोर्स के अंदर मटेरियल्स अपडेट हो चुके हैं. जो बच्चे कह रहे थे सर जी वो फिजिक्स और मैथ्स के वो PDFs हमको चाहिए, तो आप फोल्डर में विजिट करोगे तो आपको चैप्टर वाइज NCERT की किताब मिल जाएगी. चैप्टर वाइज इसलिए है क्योंकि ऐप ओनली PDF व्यू है, तो फटाफट से डाउनलोड हो करके देख भी सकते हो. और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से सवाल आए हैं, ये मैं आपको एकदम आराम से कह सकता हूँ, क्योंकि आज के सवाल आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा जितने भी मैथ्स के सवाल है वो प्रीवियस क्लास 11 क्लास 12 के NCERT से ही है. ठीक है, चलिए तो लेक्चर की शुरुआत करें. एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देना यस. तो फिर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से. ओके, चलो तो ये रहा पहला सवाल. ATC में 1 मिनट मिलता है हर सवाल के पीछे, तो आपका समय शुरू होता है अब. AAI ATC 2021 शिफ्ट 1 का पहला सवाल. फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस x माइनस 5 डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू y प्लस 2 डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू z प्लस 2 डिवाइड बाई 4 एंड x माइनस 1 डिवाइड बाई 1 दैट इज इक्वल टू y माइनस 3 डिवाइड बाई 1 दैट इज इक्वल टू z माइनस 3 डिवाइड बाई 2. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, A, B, C या D? कॉमेंट करके बताना सारे लोग. संजय कह रहे सर जी जल्दी सही होगा, कॉज इनवर्स 8√3 डिवाइड बाई 15. तो वेक्टर कैलकुलस का सवाल है, मैथमेटिक्स का सेक्शन. एंड यस, संजय ने दिल्ली कहा है. अदर स्टूडेंट्स लास्ट 10 सेकेंड्स, हर सवाल के पीछे मैं 1 मिनट दूंगा ताकि आप खुद से भी प्रयत्न करो, प्रयास करो. अच्छा, अभिजीत कह रहे दिल्ली, सौमिक कह रहे दिल्ली, वर्मा जी कह रही है दिल्ली. यस, दिल्ली इज एब्सोल्युटली राइट. सर जी ये तो समझ में आ गया, यहाँ पर वेक्टर कैलकुलस का ये टॉपिक है, बट फॉर्मूला क्या है ये समझ में नहीं आया. फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, जब भी आपके पास एक फॉर्मेट होना चाहिए, कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए सर जी? यहाँ पर फॉर्मेट था x माइनस x1 डिवाइड बाई A1 दैट इज इक्वल टू x माइनस x2 डिवाइड बाई B1 दैट इज इक्वल टू x माइनस x3 डिवाइड बाई C1. राइट, उसके बाद था सर जी x माइनस x2 डिवाइड बाई A2 दैट इज इक्वल टू, अच्छा सभी जगह मैंने x कर दिया. सर जी यहाँ पर y एंड z है. वेट अ सेकेंड, y एंड z है, y माइनस y1 और z माइनस z1. राइट, एक बार कमेंट करके बता देना y माइनस y1 z माइनस z1 और नीचे है x माइनस x2 डिवाइड बाई A2, फिर उसके बाद y माइनस y2 डिवाइड बाई B2 दैट इज इक्वल टू z माइनस z2 डिवाइड बाई C2. एंगल पूछा गया है दो लाइन के बीच में. ये तो निकाल लेंगे सर जी, ये तो निकाल लेंगे. कह देंगे कि cos थीटा इज इक्वल टू मॉड A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 डिवाइड बाई स्क्वेयर रूट A1 स्क्वेयर प्लस B1 स्क्वेयर प्लस C1 स्क्वेयर इंटू स्क्वेयर रूट A2 स्क्वेयर प्लस B2 स्क्वेयर प्लस C2 स्क्वेयर. अच्छा, कमेंट करके बताना कितना आ रहा है. A1 B1 C1 A2 B2 C2 कितना है? कंपैरिजन बेसिस करें सर जी, तो यहाँ पर पता चल रहा है कंपैरिजन बेसिस पर ये रहा A1 इज 3, B1 हमारा 5 है, C1 हमारा 4 है, A2 हमारा 1, B2 हमारा 1, C2 हमारा 2. अच्छा, उठा करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो जी. अगर उठा करके सब्स्टिट्यूट कर दे सर जी तो यहाँ पर उत्तर बन रहा है cos थीटा इज इक्वल टू मॉड 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 डिवाइड बाई स्क्वेयर रूट 3 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर इंटू स्क्वेयर रूट 1 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर. तो कितना आ रहा है फाइनली सर जी? फाइनली हमारे पास यहाँ पर बन रहा है मॉड 3 प्लस 5 प्लस 8 डिवाइड बाई स्क्वेयर रूट 50 स्क्वेयर रूट 6. तो मॉड को हटाया जाए क्योंकि सारा कुछ पॉजिटिव है, तो फाइनली 16 बाई ये स्क्वेयर रूट 50 को हम कह सकते हैं स्क्वेयर रूट कितना 25 इंटू 2. सर 25 को बाहर निकाले रूट के तो 5 बन जाएगा और ये स्क्वायर रूट 2 बच जाएगा. स्क्वायर रूट 6 का तो कुछ नहीं कर सकते, स्क्वायर रूट 6 ही कहना पड़ेगा. अरे हाँ कि ना? कुछ बच्चे कहेंगे सर जी इसको स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 कह दो. अच्छा, क्या बेनिफिट होगा सर? बेनिफिट ये होगा कि स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 बन जाता है, तो ये 2 1 जार 2 8 जार हो जाएगा. हो गया फाइनल उत्तर 8 बाई 5 रूट 3. बट ये हमारा क्या है? ये हमारा कॉस थीटा है.
ये हमारा कॉस थीटा है। सर अगर ये कॉस थीटा तो थीटा कितना होगा, कॉस इनवर्स ऑफ 8/5√3। सबको ये बात समझ में आ गई तो एक बार कमेंट करके बता देना हाँ समझ में आ गया सर जी, कॉस इनवर्स 8/5√3। बट जब आप ऑप्शन को चेक करते हो तो 8/5√3 दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब ये चाहते हैं कि आप और सिंप्लीफिकेशन करो। सर जी और सिंप्लीफिकेशन कैसे करें, सी थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स आपको आया था 8/5√3, इनको डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए तो मल्टीप्लाई करो √3 से ऊपर नीचे, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हम कह सकते हैं, न्यूमरेटर बन गया 8√3, डिनोमिनेटर बन गया 5 इंटू √3 इंटू √3 3 होता है ना, तो 3 इंटू 5 15 हो जाता है। सर जी 15, ये देखो ऑप्शन दिल्ली से मैच कर रहा है। सभी को समझ में आ गया कैसे करना है, तो एक बार कमेंट करके बता दो यस, ताकि आगे बढ़ सकते हैं और सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा वेक्टर कैलकुलस से था, ठीक है जी। चलो तो ये जब फॉर्मेट होगा तो ये है आपका फॉर्मूला टू फाइंड द एंगल, और इस प्रकार से आप एंगल फाइंड कर सकते हो। सर दूसरा सवाल, सारे सवाल कठिन नहीं होते हैं, कुछ सवाल इजी भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स एज वेक्टर क्वांटिटी 10 kg 40 डिग्री 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 10⁻⁻19 कूलम। जा कह रहे सी, देखा कितना जल्दी आंसर निकाल दिया, यहाँ पर तो हमको रखना भी नहीं पड़ा टाइमर। सी इज़ द राइट आंसर। यही आपको टाइम मैनेजमेंट करना है एटीसी के पेपर में। कुछ सवाल में टाइम लगेगा क्योंकि कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, कुछ सवाल तो देख करके बता सकते हो। वेक्टर क्वांटिटी यानी इनको चाहिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होना चाहिए। बट सर जी ये केजी में तो मास होता है, मास होता है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व है। सर डिग्री में भी जस्ट मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व है। कितना तापमान है, 40 डिग्री 50 डिग्री ज़्यादा तापमान है। सर ये जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन्वॉल्व है, वेक्टर क्वांटिटी है, हेंस सी इज़ दी राइट। कूलम तो हमारा चार्ज है, अरे चार्ज, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व है नहीं। चलो तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल ठीक है। लेकर चलता हुआ आगे टू दी अगला सवाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने, अब आप पाओगे। अरे सर संजय कह रहे हैं सर ये क्लास लाइव के बाद अवेलेबल होगी, बिल्कुल होगी, रिकॉर्डिंग में अवेलेबल होगी, ओके। हाँ कुछ बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं अरे सर यहाँ पर तो वेलोसिटी आ रहा है, सर ये मैथमेटिक्स का सवाल कैसे हो गया। हाँ तो मैथमेटिक्स सेक्शन में इन्होंने ये फिजिक्स वाला सवाल पूछ लिया है, तो ये आपके लिए सेल्फ स्टडी है, ठीक है। फिजिक्स वाला सवाल है जिसका ये ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है। चलो आगे लेकर चलता हूँ, जो मैथ्स के सवाल है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, ये आप ट्राई कर सकते हो। एनीबॉडी इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको देता हूँ 1 मिनट। ATC 2021 शिफ्ट 1 का सवाल है, फिगर आउट द नंबर ऑफ वेज कैन 5 वुमेन एंड 3 men कैन बी सिटेड इन अ रो सो दैट 2 men आर टुगेदर। सी 720। अवेश कह रहे हैं डी, सर हमने डाउनलोड कर लिया है सोल्यूशन PDF। राज कह रहे हैं क्वेश्चन रॉन्ग है सर जी, क्वेश्चन तो ठीक है सोल्यूशन रॉन्ग है। रिजवान कह रहे हैं सर ऑप्शन रॉन्ग है, बिल्कुल ऑप्शन रॉन्ग है, एक भी मैच नहीं करेगा। बट ऐसा क्यों, देखो 5 वुमेन है 3 men है और वो कह रहे हैं 2 men आर टुगेदर, 2 men आर टुगेदर। तो क्या मैं कह सकता हूँ क्या ये तो अरेंजमेंट की बात हो गई, नंबर ऑफ वेज। सर ये तो परम्यूटेशन की बात हो गई। हाँ बट परम्यूटेशन किसके बीच में, 5 वुमेन और 3 men। बट क्या सीधा परम्यूटेशन करवाना है, नहीं, क्राइटेरिया दिया है कि 2 आदमी हमेशा साथ में होने चाहिए। अच्छा आपका क्राइटेरिया है 2 men आर टुगेदर ऑलवेज, आर टुगेदर। तो अगर ऐसी बात है तो अब मुझे सिनारियो चेंज करना होगा। अब मुझे कहना होगा कि 5 वुमेन अपने आप में अरेंज और फिर 1 मैन और वो जो बाकी के 2 मैन है वो साथ में होने चाहिए। तो मैन प्लस मैन इसकी जोड़ी बना लेते हैं, इसकी जोड़ी बना लेते हैं। लेट अस से नाउ दिस इज 1 एंटिटी। तो टोटल कितने एंटिटी हो गए, 5 वुमेन प्लस 1 मैन प्लस 1 ये एंटिटी, तो टोटल 7 एंटिटी हो गए। क्या ये 7 प्लेयर अपने आप में 7 फैक्टोरियल वे से अरेंज हो सकते हैं? हाँ सर जी। बट सर जी ये एक एंटिटी के अंदर 2 प्लेयर थे जो अपने आप में भी तो अरेंज हो सकते हैं। अरे हाँ कि ना, हाँ 2 मैन अपने आप में भी अरेंज हो सकते हैं। तो इनटू 2 फैक्टोरियल,
तो 7 फैक्टोरियल हमारा होता है 5040। मेक अ नोट, यहाँ पर कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, तो फैक्टोरियल्स का नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। 7 फैक्टोरियल कितना होता है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, तो वो होता है 5040। मल्टीप्लाई करेंगे 2 फैक्टोरियल से जो होता है 2, बिल्कुल ठीक अभिजीत, यहाँ पर आंसर आ रहा है 10,080। तो ये होना चाहिए था उत्तर, जो हमको नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये था मार्क्स टू ऑल। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं बट सर जी फिर उन्होंने है ना दिल्ली क्यों सही दिया, दिल्ली क्यों सही दिया? रीज़न ये है कि अगर आप इसको हटा दो, 2 मेंस आर टुगेदर की जगह 2 मेंस आर नॉट टुगेदर, 2 मेंस आर नॉट टुगेदर, तो बताना जरा फिर, तो बताना जरा क्या उत्तर आता है? एनीबडी इन द कमेंट सेक्शन? 2 मेंस आर नॉट टुगेदर। चलो आपको होमवर्क दिया, आप ट्राई करना। अब वो कैसे बिठाना है 2 मेंस आर नॉट टुगेदर? वो गर्ल्स के बीच में जो पोजीशन होगी, कितनी महिला है? 5 वुमेन है। 1 2 3 4 5, ये देखो 1 2 3 4 5 6, 5 वुमेन के इसमें हमें 6 वैकेंसी दिखाई दे रही है। वो 6 प्लेसेस में आपको वो आदमी बिठाने हैं, और वुमेन भी अपने आप में अरेंज हो सकते हैं, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है टू गेट दी आंसर। कुणाल बिल्कुल ठीक, 14,400 उत्तर बन जाता है, ठीक है। तो उस केस में बनता है 14,400, इस केस में इनके हिसाब से तो 10,080 आंसर होना चाहिए। अच्छा, सवाल कैसे है, कठिन है या इजी है, जरा कमेंट करके बताना। बच्चे घबरा रहे थे, अरे सर जी मैथ्स के सवाल पता नहीं कि कैसे क्या मैथ्स के सवाल होंगे। अरे घबराने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर है ना, तो सवाल बन जाएंगे। किस पर बेस्ड है? वेक्टर कैलकुलस, बेसिक्स ऑफ मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, ये स्ट्रांग होने चाहिए आपके। अगर ये स्ट्रांग नहीं है तो फिर आपको तकलीफ होगी। ये देखो नेक्स्ट सवाल प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी आप सभी का स्ट्रांग होना ही चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में मैंने खुद आपको सिखाया था, ठीक है, ये सब मैंने आपको पूरा का पूरा सिखाया है। अगर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता है, आप एप्टीट्यूड का कोर्स से पढ़ सकते हो। अगर आपको प्रोबेबिलिटी नहीं आता है तो मैथ्स के कोर्स से पढ़ सकते हो। सवाल आपके सामने, अर्न ए कंसिस्ट 3 ब्लू and 4 green ball, while another urn B consists 5 blue and 6 green ball. One ball is drawn at random from one of the urn and it is found to be blue. Determine the probability that it was drawn from the urn B. कमेंट करके बताना इसका सही उत्तर क्या होगा, ए बी सी या डी। सर ये कैसा सवाल है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम अर्न बी। ये उल्टा सवाल है, ये इन्वर्स चीज़ पूछी गई है, ये इन्वर्स थियरम है। इन्वर्स थियरम यानी सर जी बेस थियरम, तो बेस थियरम का सवाल है। चलो हिंट भी मैंने आपको दे दिया, लास्ट 10 सेकेंड्स, नोबडी इज एबल टू सॉल्व। अरे इतना क्या सोच रहे हो, आसान सा सवाल है। चलो मैं बताता हूँ सही उत्तर। यहाँ पर तंगुड़ू ने कहा है सर ऑप्शन ए जो है वो ठीक होना चाहिए, एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्यों? सबसे पहले जब भी ऐसे बेस थ्योरम के सवाल आए तो पहले स्टोरी क्रिएट कर लो। स्टोरी क्या है? स्टोरी है सर जी हमारे पास 2 अन है, अन यानी बैग, तो यहाँ पर पहला बैग ए, दूसरा बैग लेटर से बी डैश, इन्होंने कहा है बैग बी, है ना। देखो अन ए का है, अन बी का है, हम इसको बी डैश मान लेते हैं एज पर आवर कन्वीनियंस। नोटेशन में ब्लू को भी हम बी कहेंगे, बैग को भी बी कहेंगे, तो आपको तकलीफ ना हो, ठीक है जी, तो हमने बी डैश मान लिया। अच्छा, तो यहाँ पर इस वाले चीज़ों से, इस सिनारियो से अगर मुझे ए निकालना है, बैग बी निकालना है, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये तो इक्वल प्रोबेबिलिटी वाली इवेंट हो गई, हाफ हाफ। मंगल कह रहे सर मुझे प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज से डर लगता है। कौन से क्वेश्चन? अच्छा उसके क्वेश्चन से नहीं लैंग्वेज से नहीं डरना है, ये बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है, करवाया मैंने। 3 पार्ट में प्रोबेबिलिटी बटी हुई है, पहले है बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, दूसरा है रैंडम वेरिएबल, और तीसरा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पढ़ो तो एकदम फ्लो में पढ़ना, अगर उल्टा सुल्टा पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं बैग ए के अंदर हमारे पास कुछ बॉल है। कौन से बॉल है? सर जी अगर बैग ए को चेक करो, गिवन दैट वी आर एट बैग ए, उसमें से ब्लू का बॉल निकलेगा, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सर प्रोबेबिलिटी होता है रिक्वायरमेंट बाय टोटल। बैग ए के अंदर 3 + 4 7 बॉल है। ब्लू के कितने केस है? सर ब्लू के 3 केस है, सो 3/7 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल फ्रॉम बैग ए। इस प्रकार से आपको प्रोबेबिलिटी लिखनी है। अब कोई बच्चा कहेगा सर जी बैग ए के अंदर दूसरा भी कलर था, कौन सा कलर था? ग्रीन कलर था। अच्छा, तो बैग ए में से ग्रीन कलर निकलेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सेम, रिक्वायरमेंट बाय टोटल 4/7, यस और नो, चेक इट आउट।
अब सिमिलरली बी डैश के बारे में बात कर लो, बी डैश हमारा बैग है, उसमें से ब्लू बॉल निकलेगा, बी डैश हमारा बैग है, ग्रीन बॉल उसमें से निकलेगा। सर अगर बी डैश, ये देखो अन बी डैश 5 ब्लू बॉल है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सर प्रोबेबिलिटी है रिक्वायरमेंट 5 ब्लू डिवाइड बाई टोटल जो है 5 + 6 जो होगा 11। और नीचे क्या लिखेंगे फिर? नीचे एक कोई कहेगा 1 - 5/11 लिख लो, कोई कहेगा 6 बाई टोटल लिख लो, हाँ वो भी चलेगा। सो 6/11। मुझे लगता है ये डायग्राम सभी को समझ में आ गया, तो एक बार कमेंट करके बता देना अगर ये डायग्राम सभी को समझ में आ गया। तो फिर अब कहानी बड़ी सरल है। कैसे सर जी, कैसे सरल है? अब आपको ये चेक करना है कि क्या फाइंड करने के लिए कह रहे हैं। सर फाइंड करने के लिए कह रहे हैं, ये देखो 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द अन एंड इट इज फाउंड टू बी ब्लू। फाउंड टू बी ब्लू दिया है, हो चुका है, जो भी इवेंट्स हो जाते हैं तो वो डिनोमिनेटर में लिखे जाते हैं कि हमें पता है कि ब्लू बॉल आ चुका है। अब कह रहे हैं डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम अन बी डैश। सो बी डैश बाई बी की प्रोबेबिलिटी मांग रहे हैं। सर इसी का उल्टा हमने ये डायग्राम में लिखा है, देखो बी बाई बी डैश, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता है, और यहाँ पर बी डैश बाई बी उल्टा मांगा गया है। इनवर्स चीज़ें मांगी जाती है। इनवर्स थ्योरम इज बेस थ्योरम। समझ में आया बेस थ्योरम को कैसे पहचाने? अब अगर समझ में आ गया तो उत्तर भी तुम बता लोगे यार। उत्तर कैसे होगा सर जी? बेस थ्योरम हमने तो बायट नहीं किया, मैं आपको ट्रिक देता हूँ। अगर आपको फाइंड करना है बी डैश बाई बी कितना है, तो फिर सबसे पहले ये न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर में इसका रेसिप्रोकल लिखो, तो ये होगा बी बाई बी डैश, फिर मल्टीप्लाई करो इस डिनोमिनेटर वाले इवेंट के प्रोबेबिलिटी से, तो ये होगा पी ऑफ बी डैश। अब सर जी डिनोमिनेटर में क्या लिखे? डिनोमिनेटर में होगा टोटल प्रोबेबिलिटी। कहाँ से आपको मिल सकता है? स्पेशल इवेंट। बट सर जी वो टोटल प्रोबेबिलिटी कौन से इवेंट की होगी, कौन सा स्पेशल इवेंट? ये टर्म इससे मल्टीप्लाई कराओ। जब सर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं बी डैश कैंसिल हो रहा है, सिर्फ बी बच रहा है। हाँ, सो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सबको बात समझ में आ गई कैसे मैंने ट्रिक फॉलो किया टू बाय हार्ट दी बेस थ्योरम? तो एक बार कमेंट करके बता दो यस। बेस थ्योरम, तो बेस थ्योरम का ये सवाल था जो फटाफट से आप सॉल्व कर सकते हो। अब क्या है, अब तो इसको ओपन ही तो करना है। ये P ऑफ बी डैश इन टू न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मैं, P ऑफ बी ओवर बी डैश। सेम चीज़ नीचे भी कॉपी करो, P ऑफ बी डैश इन टू P ऑफ बी ओवर बी डैश प्लस सर जी आपने कहा था समेशन ऑफ P ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कहाँ से मिल सकता है? एक तो तुमने बता दिया कि तुमने बैग बी डैश चूज़ किया, वहाँ से तुमको ब्लू मिल गया। सर एक ये भी तो हो सकता था कि हमने बैग ए चूज़ किया और यहाँ से भी तो ब्लू मिला। हाँ हो सकता है, तो 2 इवेंट है। तो अब जो दूसरा आपने सिनारियो बताया वो ये बताया कि आपने बैग ए चूज़ किया, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन टू पी ऑफ बी ओवर ए। सभी को समझ में आ गया फॉर्मूला? अगर फॉर्मूला समझ में आ गया तो अब तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। तो जब मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ तो P ऑफ बी डैश हमारा है हाफ, P ऑफ बी ओवर बी डैश है 5/11, नीचे हमारे पास हाफ इंटू 5/11, और फिर हमारे पास ये P ऑफ ए हाफ है। P ऑफ बी ओवर ए कितना था जी? 3/7। सर जी हम देख पा रहे हैं कुछ बढ़िया चीज़ है। क्या देख पा रहे हो? कमेंट करके बताना। सर हाफ सभी से कैंसिल हो रहा है। हाँ, फिर कुछ नहीं, 77 एलसीएम है 11 और 7 का, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करवा दो। जब ऐसा करोगे तो न्यूमरेटर अब बन जाएगा 7 × 5, डिनोमिनेटर बन जाएगा 7 × 5 प्लस 3 × 11। बस बाकी तो आपका गणित है। 35 जैसे ही 35 आ गया ना, नीचे तो देखने की ज़रूरत भी नहीं है। सर 35 तो एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन है डन। अब कोई बच्चा कहेगा नहीं सर जी हम तो पूरा का पूरा सॉल्व करने वाले बच्चे हैं, तो ठीक है 35 + 33, अब खुश 35 डिवाइड बाई 68। तो एक बार कमेंट करके बता दो। आवेश कर रहे हैं सर फर्स्ट टाइम आपकी लाइव क्लास कर रहा हूँ। ओके आवेश जी, समझ में आ रही है चीज़ें? बिल्कुल कठिन मामला नहीं है। 5वां सवाल था, एकदम आराम से निपटा दिया। फटाफट से सारे सवाल निपटाएंगे, 1 मिनट ही मिलता है, ठीक है। एटीसी में आपको मात्र 1 मिनट मिलता है, उसके अंदर आपको सवाल निपटाने होते हैं, तो स्पीड भी गजब की रखना। देखो नेक्स्ट जो सवाल है वो वापस से प्रोबेबिलिटी से आ गया, इसके लिए मैं टाइमर नहीं दूंगा, देख करके आंसर बताओ, देख करके आंसर बताओ, 30 सेकेंड दूंगा। If an event E has only one sample point of a sample space, it is called simple event, impossible event, compound event, sure event. किंसुक जी आप कह रहे हो दिल्ली श्योर इवेंट, अभिषेक जा कह रहे हैं दिल्ली, लड्डू सिंह भी कह रहे हैं दिल्ली, प्रकाश कह रहे हैं ए, चार्मी कह रही है सी। देखो हो गया ना गड़बड़।
हो गया ना गड़बड़। देखो वो क्या कह रहे हैं आपसे, इफ एन इवेंट हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट ऑफ अ सैंपल स्पेस, ये नहीं कह रहे हैं कि आपका इवेंट ही इज अ सैंपल स्पेस। पढ़ो ध्यान से, अरे तुम हो के बेवकूफ जैसे क्वेश्चन को देख रहे हो, पढ़ो ध्यान से। ओनली वन सैंपल पॉइंट ऑफ द एंटायर सैंपल स्पेस, एक ही पॉइंट है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, हमने एक डाई को रोल किया तो सैंपल स्पेस इस प्रकार आ गया। अब इवेंट ई कहता है ओनली वन सैंपल पॉइंट ऑफ द सैंपल स्पेस, यानी मान लेते हैं गेटिंग 6, ताकि हमारी वो जो लूडो में जो कॉइन है वो घर से बाहर निकले। सो गेटिंग 6, तो सर जी ये तो हमारा एक ही एलिमेंट आया, गेटिंग 6 यानी सिर्फ एलिमेंट 6। सर जी ये श्योर इवेंट कैसे हो गया? श्योर इवेंट तो वो इवेंट है जिसमें आपका प्रोबेबिलिटी 1 होता है, इसकी तो प्रोबेबिलिटी 1/6 है। कंपाउंड इवेंट तो सर दो चीज़ों से मिलाया हुआ होता है, तो वो भी नहीं है। इम्पॉसिबल इवेंट यानी मैं कहूँगा ई इवेंट ये है कि गेटिंग हेड्स, वो तो आ ही नहीं सकता, अरे डाई को रोल किया है, हेड कैसे आएगा? हाँ, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट होता है। बट यहाँ पर ये एक ही मात्र एक एलिमेंट है तो उसको सिंपल इवेंट कहा जाता है। समझ में आ रही है बात? तो एक बार कमेंट करके बता दो यस। ये देखो ये मैंने बेसिक्स में पढ़ाया था, जिन्होंने मुझसे बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी किया है, शुरुआत इन्हीं से होती है। प्रोबेबिलिटी का है ही क्या पूरा चक्कर, एक तो होता है सैम्पल स्पेस, फिर उसके बाद होता है इवेंट, और फिर होता है प्रोबेबिलिटी। ये शुरुआत है। प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ केसेस इन दी इवेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ केसेस इन दी सैम्पल स्पेस। अब डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, उस पर स्टडी करते हैं, फिर डिफरेंट सिनारियो होते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, फिर सिनारियो को कॉम्प्लेक्स करते हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करते हैं तो बेस थियरम, फिर और ज़्यादा एनालिसिस करना है तो रैंडम वेरिएबल। तो ऐसी तो हमारी फ्लो चलती है जी। तो एकदम बेसिक है ये, इसमें तो कोई हानि नहीं होनी चाहिए। ये क्लास 11 मैथ्स का है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन क्लास 11 से सवाल आ रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन 21 पाई डिवाइड बाई 2 एंड कॉस ऑफ -1740 डिग्री। अच्छा ये जो है ये हुआ ना कुछ, विदाउट कैलकुलेटर आपको सॉल्व करना है। अब अगर ये गेट का एग्ज़ाम होता तुम तो झट करके सॉल्व कर देते। सर गेट का एग्ज़ाम है, कैलकुलेटर ओपन किया, पुट कर दिया वैल्यू। यहाँ पर ऐसा नहीं है। जा कह रहे सर दिल्ली होगा, ठीक है जा। अदर स्टूडेंट्स? एवरीवन इज सेइंग दिल्ली, ओके। क्या सारे दिल्ली कह रहे हैं? समर्थन दिल्ली को, समर्थन दिल्ली को समर्थन कर रहे हैं। तो यार देखो मैं बता रहा हूँ दिल्ली जो है बिल्कुल गलत बात है। ये दिल्ली गलत है। द राइट आंसर इज अहमदाबाद। अहमदाबाद इज द राइट आंसर। ऐसा क्यों सर जी? अरे ध्यान से देखो, साइन ऑफ 21 पाई बाई 2 कहा गया है, तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ साइन ऑफ इसको मुझे लिखना है प्लस, है ना, कुछ ऐसे एन पाई के फॉर्मेट में लिखना है, एन पाई प्लस समथिंग, ताकि वो मैं गणित लगा सकूँ, ट्रिग्नोमेट्री रिलेशनशिप। सर जी कैसे लिखोगे आप? 21/2 चाहिए ना, कैसे लिखोगे? मैं कह रहा था व्हाट इफ आई से यहाँ पर 2 और अगर यहाँ पर 10 कर दूँ तो यहाँ पर 2 × 10 20 हो जाता है, और मुझे 21 चाहिए ना न्यूमरेटर में। तो एक काम करते, इधर 1 × पाई कह देते हैं। ये ठीक है क्या? चेक करो। 21 पाई बाई 2 को क्या मैं 10 + पाई बाई 2 कह सकता हूँ? और अगर हाँ तो फिर तो आपको पता ही है ASTC वाला लॉजिक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। अब जब तुम टैन पाई, ये देखो यस सचिन, यहाँ पर 10 पाई होना चाहिए। जब तुम कह रहे हो 10 पाई प्लस थीटा, तो 10 पाई प्लस थीटा कहाँ पर आया? सर आप जा रहे हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। 10 पाई प्लस थीटा, सर आप जा रहे हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कहेंगे साइन तो पॉजिटिव है, सो साइन ऑफ 10 पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा ओनली। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया साइन ऑफ पाई बाई 2, ये हो गया 1, चढ़ा 1 कहीं पर भी नहीं है, तो ऑप्शन ए ही तो ठीक हुआ ना, बाकी तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। समझ में आ रही है बात? तो एक बार कमेंट करके बता दो यस, ताकि आगे बढ़ सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार, ट्राई दिस क्वेश्चन। सर ये 30 सवाल बैक टू बैक मैथ्स के हैं, बट सर ये वापस से गलत काम कर दिया इन्होंने। क्या गलत काम कर दिया? सर ये देखो, अ पॉइंट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन
और फिर आगे देखो वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ये कौन सा मैथ्स पढ़ाया जा रहा है? बिल्कुल ठीक पहचाना, ये मैथ्स नहीं है, ये है फिजिक्स अगेन। और वो फिजिक्स का ये अगेन सेल्फ स्टडी आपके लिए होगा। दिल्ली इज़ द राइट आंसर। फॉर्मूला है SN इज इक्वल टू U प्लस A/2 और फिर उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है 2n-1 से। n आपका है यहाँ पर nth सेकेंड, U आपकी इनिशियल वेलोसिटी है और A आपका एक्सेलरेशन है। कर लो, दो इक्वेशन बना लो, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, आपको दिल्ली आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका बेसिक का फिजिक्स हो गया। आगे लेकर चलता हूँ मैथ्स के सवालों की तरफ। ये आ गया गणित। क्वेश्चन नंबर 9, इसको सुलझाओ जरा। विच बिलो ऑप्शन इज ट्रू फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट एज पर अबाव फिगर। ये यहाँ पर है हमारा अबाव फिगर। देखो ध्यान से, ऑप्शन ए कह रहा है कि यहाँ पर A इज़ पॉजिटिव, B इज़ नेगेटिव और x की जो रेंज है वो पाई से 3π/2 होगी। सिमिलरली यहाँ पर B कह रहा है x की रेंज π/2 से पाई, C कह रहा है x की रेंज 3π/2 से 2π और दिल्ली कहना चाहता है x की रेंज है 0 से π/2। आवेश कह रहे हैं सर इस क्वेश्चन का उत्तर C होना चाहिए। कुणाल कह रहे हैं सर ये तो डिट्टो है NCERT का, मैंने कहा था डिट्टो है। बिल्कुल ठीक। चार्मी जी ए गलत है, जो C कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट ऐसा क्यों? देखो, जब आप एंटी क्लॉकवाइज चेक करते हो आपका एंगल पॉजिटिव, जब क्लॉकवाइज चेक करते हो आपका एंगल नेगेटिव। बट सर जी अगर हम ऑप्शंस को देखें, ये एंटी क्लॉकवाइज में इंटरेस्टेड है, हाँ कि ना? एंटी क्लॉकवाइज में इंटरेस्टेड है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज में इंटरेस्टेड है तो ये पूरा का पूरा चक्कर ये आप देख सकते हो, ये 3π/2 होता है, ये 2π होता है, तो आप एंगल देख सकते हो 3π/2 और 2π के बीच में है। यस, तो ये जो C है वो बिल्कुल ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो एक बार कमेंट करके बता दो हाँ। सर अगर क्लॉकवाइज आते तो प्रिंसिपल एंगल आपका नेगेशन में आंसर आता, क्लॉकवाइज में नेगेशन में, बट नेगेशन तो दिया ही नहीं है, नेगेशन दिया ही नहीं है, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो एक बार कमेंट करके बता दो हाँ। लेकर चलता हूँ फिर आगे। कोई भी डाउट होता है, कहीं पर भी अटक जाते हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैं रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बेसिक ज्योमेट्री के ऊपर है। अ लाइन इज यूनिकली डिटरमाइंड इफ ऑप्शन ए इट पासिस थ्रू एनी गिवन सेगमेंट, बॉम्बे इट पासिस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, ऑप्शन सी इफ इट इंटरसेक्ट्स गिवन पॉइंट्स एंड लाइन सेगमेंट इन कॉम्बिनेशन, या फिर दिल्ली इट इज स्पेसिफाइड डायरेक्शनल लेस। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो डेफिनेशन है यार, डेफिनेशन। अच्छा, सभी कह रहे हैं सर ये तो बॉम्बे होगा। अरे लाइन को तो हम तो बता ही सकते हैं सर, लाइन तो वो है जो 2 पॉइंट से पास होती है, तभी तो यूनिकली डिटरमाइन होती है। अरे हाँ कि ना? हाँ, अगर 2 पॉइंट दे दिए कहीं पर भी, एक लाइन बनाई जा सकती है। ठीक है, ये लाइन होती है। लाइन और सेगमेंट का फ़र्क समझो। अगर मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक पूछूँ इतना सा पार्ट, तो ये लाइन सेगमेंट होता है, ये सेगमेंट होता है। लाइन वो चीज़ होती है, वो बला होती है जिसमें एरोज दोनों साइड होती है। अगर एरो सिर्फ एक साइड हो तो ये रे है। समझ में आ रही है बात? ये रे है, ये वाला आपका सेगमेंट है और ये वाला आपका लाइन है। ठीक है जी, चलो तो क्वेश्चन नंबर 10 को भी निपटा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल अगेन वेक्टर कैलकुलस से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्शन कोसाइंस Z, Y एंड X एक्सिस। बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं वेक्टर कैलकुलस से, तो जम करके पढ़ाई करना। बहुत सारे सवाल प्रोबेबिलिटी से है और बहुत सारे सवाल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तंगड़ू जी, दिल्ली, प्रकाश, विघ्नेश, यार तुम इतने जल्दी जल्दी बना रहे हो। यहाँ से पता चलता है तुम्हारे बेसिक्स जो है फंडामेंटल्स काफ़ी सही है, और अगर नहीं है तो पढ़ना स्टार्ट करो। मटेरियल सेक्शन में जाओ फोल्डर के और पढ़ना स्टार्ट करो। सेल्फ स्टडी मटेरियल्स दिए गए हैं। कोर्सेज करना है तो इंडिविजुअल कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे इस ऐप के अंदर। सिर्फ प्रोबेबिलिटी करना है, वो वाले चैप्टर्स भी अवेलेबल है। अतुल कह रहे हैं सर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स किया है, तो 12 तो क्या ही चीज़ है। हाँ चलो फिर, दिल्ली एकदम सही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है कि सर कोसाइन Z, Y, X मांगा गया है, तो जब कोसाइन Z मांगा गया है तो वही कोऑर्डिनेट एक्टिव रहना चाहिए, तो Z के यहाँ पर 1। जब यहाँ पर Y का है तो वही एक्टिव रहना चाहिए, तो Y के यहाँ पर 1। और जब X एक्सिस लास्ट में कहा गया है तो वही एक्टिव होना चाहिए 1। ठीक है, तो ऐसा भी ठीक है। जिसको कॉन्सेप्ट वाइज जाना है वो कॉन्सेप्ट वाइज भी जा सकता है। कह सकता है सर ये Z एक्सिस, ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस अपने आप में परपेंडिकुलर होता है, राइट। अब कोई हमसे कह रहा है कि तुमको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। डायरेक्शन कोसाइन
किसका? फॉर नाउ लेट अस से डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स। तो इसका आंसर होता है L, M, N। बट सर L क्या है? L है आपका कॉज अल्फा, M है आपका कॉस बीटा, ठीक है, और N है आपका कॉस गामा। बट सर ये अल्फा बीटा गामा कहाँ से निकाले? अल्फा इज द एंगल वेयर एक्स एक्सिस मेक एंगल विथ इटसेल्फ। तो सर वो तो जीरो ही होगा। अल्फा क्या है? एक्स एक्सिस अपने आप से कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री। तो अल्फा 0 है तो कॉस 0 कितना होगा? 1 होगा। सर बीटा एंगल कैसे निकाले? बीटा एंगल देखो, अल्फा तो 0 आ गया, अब बीटा जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू वाई है ना। तो वाई एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? सर अपने आप में ये एक्सिस है ना, परपेंडिकुलर होता है। तो क्या मैं कहूँ कि बीटा जो है वो हमारा 90 डिग्री होगा? बीटा जो है वाई एक्सिस मेकिंग एंगल विथ एक्स एक्सिस। हाँ सर जी, यहाँ पर बीटा जो है वो 90 डिग्री होगा, तो कॉस 90 डिग्री होता है 0। सिमिलरली गामा जो है वो है जेड एक्सिस कितना एंगल बना रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। सर अगेन ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर जो गामा होगा वो 90 डिग्री होगा, तो कॉस 90 डिग्री 0 होगा। डन एंड डस्टेड। तो यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स L, M, N विच इज़ 1, 0, 0 जो यहाँ पर आप देख सकते हो। सिमिलरली बाकियों के लिए भी फाइंड करना है। तो ये कंसेप्चुअल बात हो गई। क्या सभी को कंसेप्चुअल बात समझ में आ गई? तो एक बार कमेंट करके बता दो हाँ। चलिए फिर आगे लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपका अगला सवाल। What will be the number of permutations of an object taken all at a time where P1 objects are of first kind होना चाहिए, ठीक है, P2 objects are of second kind and Pn, ये देखो यहाँ पर टाइपर ने गलती कर दी, कोई बात नहीं मैं सुधार देता हूँ, ये होना चाहिए ऑफ फर्स्ट काइंड और फिर ये होना चाहिए P के ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ एथ काइंड, ठीक है। तो इसका उत्तर कितना होगा? कोई ए कह रहा है, गलत कर दिया भाई, गलत कर दिया। अरे ये मैं परम्यूटेशन एप्टीट्यूड के कोर्स में पढ़ाया मैंने, क्या कर रहे हो? लेटर के साथ मैं खेल रहा था, मैं कहता था आपको अरेंज करना है इंजीनियरिंग वाला लेटर, तो आप कहते थे वो सब काउंट करो, जितने भी अल्फ़ाबेट्स है उतने फैक्टोरियल, डिवाइड बाय जो रिपीटिशन वाले हैं, रिपीटिशन बिकॉज दे आर ऑफ सेम काइंड। इंजीनियरिंग में ई रिपीट होता है, नहीं आई रिपीट होता है, हाँ तो वो सेम काइंड के हैं ना, तो इससे आप डिवाइड करते थे। तो अब समझ में आ रहा है? बॉम्बे देखो वैसा का वैसा ही सिनारियो है, जनरलाइज्ड वर्जन में पूछा गया है। सो टोटल टर्म फैक्टोरियल डिवाइड बाय जितने भी वो रिपीटिशन वाले हैं अलग अलग से वो डिनोमिनेटर में लिखते जाना है। चलो तो ये काफ़ी सही था, आगे लेकर चलता हूँ। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, ट्राई दिस। ये भी काफ़ी मस्त सवाल है, ये आपका ज्योमेट्री है, अगेन अगर गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एप्टीट्यूड में आ सकता है ना। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको मैथ्स और एप्टीट्यूड गेट के लिए प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इफ़ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन द टू सर्कल सबटेंड्स एंगल 70 डिग्री एंड 120 डिग्री एट द सेंटर डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द रेडियाई। सर ये तो कठिन मामला है, ज्योमेट्री। यहाँ पर तो आर्क आ गया, आर्क का फॉर्मूला जनरली लोग बाय हार्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? सर जी ज़्यादा यूज नहीं होता है। इधर देखो पूछ लिया गया, फिर बताइए, लास्ट 30 सेकेंड्स। हाँ, अगर अभी रिसेंटली मैंने आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, अगर रेशियो पहला ही चैप्टर है, अगर अच्छे से पढ़ा है ना तो ये 10 सेकेंड के अंदर सवाल बना सकते हो। अच्छे से नहीं पढ़ा है ना तो तुम करोगे टाइम पास, मुझे पता है करोगे, बहुत सारे लोग करते हैं। इनफैक्ट जो सोल्यूशन प्रोवाइड भी करेंगे ना वो भी करेंगे ये टाइम पास। अच्छा, विशाल कह रहे हैं बॉम्बे, प्रकाश कह रहे हैं बॉम्बे, सभी कह रहे हैं बॉम्बे, ठीक है जी, बॉम्बे इज़ द राइट आंसर। बट ऐसा क्यों सर जी, बॉम्बे सही क्यों है? सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो L है सेम लेंथ है ना, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, आर्क ऑफ द सेम लेंथ लेटर से L, और ये हमारा डिग्री है थीटा, और फिर वो कह रहे हैं कि रेडियस का रेशो क्या होगा, ठीक है जी। बट आपको लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए, इट इज़ थीटा इन रेडियंस, थीटा इन रेडियंस मल्टीप्लाइड विथ रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर मैं यहाँ पर डायग्राम के हिसाब से बताऊँ तो डायग्राम के हिसाब से दो सर्कल है हमारे पास, दो सर्कल है, वो कह रहे हैं दोनों सर्कल में हमारा जो आर्क लेंथ है वो सेम टू सेम है। ये देखो ये सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, ठीक है। अब कह रहे हैं एक में जो है ना एंगल 70 डिग्री एट दी सेंटर, एंगल 70 डिग्री, तो ये हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, ये हम 1 मान लेते हैं, ये सेकंड मान लेते हैं। तो यहाँ पर 70 डिग्री कह रहे हैं, ये वाला लेंथ L है, ये वाली साइड,
और यहाँ पर ये वाली साइड अगेन यहाँ पर L है सेम लेंथ, बट यहाँ पर एंगल चेंज हो गया है, सेंटर में एंगल कितना है 120 डिग्री। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 120 डिग्री। तो ये सर्कल 1 था, ये सर्कल 2 था। अब मांग रहे हैं क्या, मांग रहे हैं सर द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो फॉर्मूला आपके सामने है, कर लो उसको डिवाइड। चलो तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना। तो L1 इज इक्वल टू क्या हम कहे θ1 इंटू R1, L2 हमारा है θ2 इंटू R2, R1 बाई R2 इनको चाहिए, R1 बाई R2। तो कर लो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2। जब आप ऐसा कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि सर जी ये हमारा लेंथ तो सेम था, ये तो कट गया। अरे हाँ कि ना, लेंथ तो सेम था तो कट गया। और जो बाकी चीज़ है मैं लिख देता हूँ प्रॉपर फॉर्म में, ताकि आपको डिटेल सोल्यूशन मिले जब आप रिकॉर्डिंग में भी देखो कि हमारा L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड हमारा L बाई L हो गया, राइट हैंड साइड में θ1 डिवाइड बाई θ2 है, और यहाँ पर R1 बाई R2 है। सर जी ये कैंसिल हो गया, तो फिर अब रेडियस को भेजो लेफ्ट हैंड साइड में। सर R2 बाई R1 इज इक्वल टू θ1 बाई θ2 हो गया, बट सर जी ये फॉर्मूला में θ1 θ2 रेडियन में होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ फर्क क्या पड़ता है, रेडियन में हो या डिग्री में, बट ऐसा क्यों कह रहे हो सर जी। देखो अगर डिग्री में हो जाए तो डिग्री डिग्री कैंसिल, रेशियो इज यूनिटलेस। अरे हाँ कि ना, अगर दोनों डिग्री में हो गया डिग्री डिग्री कटेगा, रेशियो इज यूनिटलेस। अब सर जी अगर रेडियन रेडियन में भी हो गया तो रेडियन रेडियन कटेगा, दी रेशियो इज यूनिटलेस। तो क्या ही फर्क पड़ता है कि अगर आप 1/2 कहो या 10/20 कहो, एट दी एंड तो 1/2 ही बच रहा है। अरे हाँ कि ना, क्योंकि रेशियो यूनिटलेस और कॉमननेस कट जाता है, कॉमननेस ऊपर नीचे से कट जाता है। तो यहाँ पर अगर आपको रेडियन में सॉल्व करना है आप रेडियन में सॉल्व करो, अगर आपको डिग्री में सॉल्व करना है डिग्री में सॉल्व करो, आंसर सेम आ रहा है, वो है 120 डिवाइड बाई 70। राइट, एवरीवन चेक इट आउट, एवरीवन चेक इट आउट। देखो मैंने R2 बाई R1 यहाँ पर लिखा है, ठीक है। R2 बाई R1 होगा आपका 70 बाई 120। अगर आप ध्यान से देखो θ1 है ना, θ1 फर्स्ट के लिए 70 है, θ2 हमारा 120 है, तो उस हिसाब से 70 बाई 120 होगा, जिसका उत्तर आपको आ रहा होगा 14/24। बट फिर 14/24 हमको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, 24/14 दिखाई दे रहा है, क्योंकि R1 बाई R2 पूछ रहे हैं। तो बस इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दो कि अगर R1 बाई R2 तो इसका रेसिप्रोकल यानी इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, कमेंट करके बताना। सर इसका रेसिप्रोकल होगा 24 डिवाइड बाई 14। डन एंड डस्टेड। समझ में आ रही है बातें, समझ में आ रहा है कैसे मैंने रेशो लिया और मैंने रेडियन का कन्वर्जन मैंने यूज़ नहीं किया। मैंने कहा रेशो में तो यूनिटलेस होता है, तो डिग्री में भी कह दिया, तो सेम आंसर आना चाहिए। तो ये काफ़ी प्यारा कंसेप्ट था जिससे सवाल फास्ट बनता है। अच्छा कमेंट करके बताना कितने लोग वो सर रेडियन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, डिग्री तो दिया गया था सर जी, तो हम कोशिश कर रहे थे और टाइम वेस्ट हो रहा था, तो ऐसे टाइम वेस्ट मत किया करो। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, परम्यूटेशन। ट्राई दिस क्वेश्चन, permutation combination. A batch comprises of 4 red and 7 green uniform boys. Figure out the number of methods can a squad of 5 units be picked if the squad has at least 1 red and 1 green uniform, और second यहाँ पर है at least 3 red uniform boys। ठीक है, अच्छा सवाल है। यहाँ पर नंबर ऑफ मेथड्स है, तो इसने टाइपर ने M काट दिया, ये लो मेथड्स। चलो उत्तर बताओ, उत्तर क्या होगा इसका सही उत्तर। कठिन मामला, लास्ट 15 सेकेंड्स। ठीक है, फिर मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5 4 3 2 1 इसका सही उत्तर था कैलकाटा। तो ये चीज़ें मैंने सिखाई आपको मैथ्स में भी, एप्टीट्यूड में भी, स्पेशली एप्टीट्यूड में ऐसे सवाल हमने किए हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर मांग रहे हैं सर एटलीस्ट 1 रेड एंड 1 ग्रीन यूनिफॉर्म बॉय, एटलीस्ट 1 रेड एंड 1 ग्रीन यूनिफॉर्म बॉयज़।
इसका मतलब सर जी यहाँ पर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। हाँ, बट मैं थोड़ा सा स्मार्ट खेलूंगा। कैसे कैसे आप स्मार्ट खेलोगे? जब भी मेरे पास एटलीस्ट आता है मैं कॉम्प्लीमेंट लॉजिक से जाता हूँ। मैंने आपको हमेशा समझाया कि जब भी एटलीस्ट वाला आए कॉम्प्लीमेंट लॉजिक से जाओ, कहो टोटल माइनस टोटल माइनस कॉम्प्लीमेंट, टोटल माइनस एटलीस्ट 1 रेड एंड 1 ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नॉट अ सिंगल रेड एंड नॉट अ सिंगल ग्रीन, सो नो रेड एंड नो ग्रीन। ओके, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि साथ में नहीं चाहिए इनको साथ में रेड एंड ग्रीन नहीं चाहिए? हाँ, तो इसका मतलब हो गया कि ओनली रेड चलेगा और एल्स ओनली ग्रीन चलेगा, और ओनली ग्रीन चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सर जी टोटल माइनस ओनली रेड और ओनली ग्रीन निकाले कैसे? अब यहाँ पर आता है गणित, यहाँ पर आता है कैलकुलेशन। ध्यान से देखना कैलकुलेशन में कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पर टोटल फाइंड करने के लिए आपको पहले टोटल सिनारियो समझना पड़ेगा। टोटल सिनारियो क्या है सर? टोटल सिनारियो हमारे पास 4 रेड एंड 7 ग्रीन यूनिफॉर्म बॉयज़ है और हम टीम बना रहे हैं 5 की। तो टोटल कितने वे से बना सकते हैं सर? 4 + 7 11 है, 11 में से हम 5 सिलेक्ट करेंगे, सो 11C5, क्योंकि सिलेक्शन यानी कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट यानी परम्यूटेशन। तो यहाँ पर टोटल में आपको कहना पड़ेगा, ध्यान से नोट कीजिएगा कि जो टोटल है यहाँ पर वो होगा 11C5। अब 11C5 को ओपन करने के लिए ट्रिक है मेरा 11 × 10 × 9 × 8 × 7 डिवाइड बाई 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अच्छा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा अब। सो 5 2s are 10, 10 10 कैंसल, 3 1s are 3 3s are, एनीबडी इन द कमेंट सेक्शन, 4 1s are 4 2s are। कितना आया उत्तर? 11 × 3 × 2 × 7। सर ये हमारा बन रहा है 462। यस, 462। तो टोटल हमारे पास 462 पॉसिबिलिटीज है, माइनस अब ओनली रेड और ओनली ग्रीन। अब इसका बताना जरा कैसे करोगे? ओनली रेड ओनली ग्रीन, एनीबडी इन द कमेंट सेक्शन, ओनली रेड ओनली ग्रीन कैसे सॉल्व करोगे? इतना समय लगाओगे तो कैसन चलेगा? क्या हम कहे ओनली रेड ओनली ग्रीन करने के लिए सर जी हमको ये कहना पड़ेगा, ध्यान से सुनना, यस 7C2 कहना पड़ेगा। 7C5 कह सकते हो, 7C5, बट हम 7C2 कह देते हैं, ठीक है, 7C2। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे अब तो आंसर कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है 462 - 21 विच इज़ 441। सो डन एंड डस्टेड। एक ये तरीका है। अब यहाँ पर 441 आ गया सर जी, जो ऑप्शन सी है, और पहला हमको दिखाई दे रहा है, बट सर जी बट ऑप्शन बॉम्बे में भी 441 है। अब सर जी अब 2 हमको और चेक करना पड़ेगा यहाँ पर। ये देखो सेकंड वाला, एटलीस्ट 3 रेड यूनिफॉर्म बॉयज़, एटलीस्ट 3 रेड यूनिफॉर्म बॉयज़, इसको भी निपटा सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है यार? एटलीस्ट 3 रेड यूनिफॉर्म बॉयज़, ध्यान से सुनना, 3 चलेगा, 4 चलेगा, 5 चलेगा, क्योंकि हमारी स्क्वाड 5 की है। ओके, हमारी स्क्वाड 5 की है। तो यहाँ पर हम कहेंगे सर जी जब 5 की स्क्वाड है तो 5 की स्क्वाड में अगर 3 रेड हो गया तो बाकी के दो ग्रीन होने चाहिए। अब अगर 4 रेड आपको चाहिए तो बाकी का 1 ग्रीन होना चाहिए। अब 5 रेड तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल। ऐसा क्यों कह रहे हो इम्पॉसिबल? क्योंकि रेड में तो सिर्फ 4 ही प्लेयर्स है। चेक करो, रेड में तो सिर्फ 4 ही प्लेयर है। हाँ, तो फिर 5 की टीम कैसे बनाओगे रेड की? नहीं हो सकता है। तो 2 को ही सॉल्व करना है, इन 2 को सॉल्व कर लेते हैं। 2 को सॉल्व करना है, टीम बनानी है। अब ध्यान से देखना कितने रेड थे? 4 रेड थे और 7 ग्रीन थे। 4 रेड में से 3 रेड उठाना है, सो 4C3, और फिर मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 7 ग्रीन में से 2 ग्रीन चाहिए, सो 7C2। इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपका आंसर 84 आ रहा होगा। और यहाँ पर ध्यान से देखना कि 4 रेड में से 4 के 4 रेड चाहिए, तो फिर हम 4C4 कहेंगे, इनटू 7 ग्रीन में से 1 ही ग्रीन चाहिए तो 7C1 कहेंगे। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो 1 × 7 7 बन जाएगा। ऐड कर लो 84 + 7, सर जी आंसर आ रहा है 91। देयरफॉर 91 इज ऑप्शन सी। सबको बात समझ में आ गई तो एक बार कमेंट करके बता देना यस। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दुविधा? समझ में आ गया बात? चलो तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को निपटाते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। ट्राई दिस क्वेश्चन। डिग्री और रेडियन की कहानी है। 2021 ATC शिफ्ट 1 सवाल आपके सामने। हमारे पास 6 रेडियन है, वो कितनी डिग्री में होती है?
6 रेडियन कितना डिग्री होता है? एनीबडी? ओके, तो यहाँ पर सभी सी कह रहे हैं। अदर स्टूडेंट्स? क्या सभी मान लेते हैं सी इज़ द राइट आंसर? ओके, तो सी जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। कैसे कैसे सर जी, सी कैसे एब्सोल्युटली करेक्ट है? मैं बताता हूँ। देखो, जब भी आपको रेडियन से डिग्री में जाना है तो उसको मल्टीप्लाई करो। देखो, ये तो आपका रेडियन है, ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। 6 जो है हमारा रेडियन में है, मल्टीप्लाई करो 180 डिग्री और डिवाइड करो पाई रेडियन से, तो रेडियन कटेगा, जो बचा है वो डिग्री होगा। अब सर जी 6 इंटू 180, पाई को 22/7 के आसपास कह सकते हैं। यस, तो 6 इंटू 7 इंटू 180 डिवाइड बाई 22, ये सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको आ रहा होगा 343 पॉइंट समथिंग। तो ये आपका सी बिल्कुल ठीक है। अब सोच रहे होंगे सर जी हम कैसे करें ये विदाउट कैलकुलेटर? कठिन मामला नहीं है, विदाउट कैलकुलेटर कैसे करना है। 2 से कट हो रहा है, 2 11 हो गया, और ये 2 3 ठीक है। 7 3 21 इंटू 180, ये कैसे करें? इसका ट्रिक है 20 + 1 इंटू 180, सो 180 इंटू 20 कितना होता है? 3600। 180 इंटू 1 180 होता है सर जी, तो अगर आप ऐड कर लोगे तो 3780 हो जाएगा। अब 3780 को डिवाइड ही तो करना है 11 से, ये तो कर ही सकते हो, है ना? ये तो कर ही सकते हो, और यहाँ से 343 आपको मिल जाएगा, और आगे तो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहीं पर आपका काम बन जाता है। चलो, तो 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, ये तो चुटकियों में निपटा दोगे। इसका उत्तर बताओ, इसका उत्तर बताओ। ये तुमने मेरा YouTube वीडियो देखा है ना, इस पर 4 गलत सवाल, इसमें से ये भी एक गलत सवाल है। रॉन्ग आंसर है आवेश जी, ए गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि cos x = 5/13, ये हो ही नहीं सकता। cos पॉजिटिव हो ही नहीं सकता थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट टैन पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव। अब वो थर्ड क्वाड्रेंट में cos को पॉजिटिव कैसे कह रहे हैं? क्वेश्चन ही गलत है। इट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन, इट्स मार्क्स टू ऑल। ठीक है, चलो। अब आप सोच रहे हो मैथ्स की, इसमें फिजिक्स के भी सवाल पूछ रहे हैं, मैथ्स के सवालों में गलत भी कर रहे हैं, है ना सर? क्या करें इनका, कुछ नहीं कर सकते। चलो, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, क्वेश्चन नंबर 17। इसको ज़रा निपटाना। An international team has 2 boxers picked for an international sport event. What is the probability that both the boxers are men, given that at least one of them is a man? At least one of them is a man. Anybody in the comment section? अच्छा, तो यहाँ पर सभी कह रहे हैं सर जी द आंसर इज़ बॉम्बे। मुझे पता है बहुत सारे लोग बॉम्बे कहेंगे, जो गलत है, जो गलत है। द राइट आंसर इज़ ए। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन गेट में भी है, मैंने प्रैक्टिस एप्टीट्यूड में करवाया है। सिमिलर क्वेश्चन कॉइन्स के बारे में था, यहाँ पर आदमियों के बारे में दिया गया है, तो ए बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्यों? ध्यान से सुनना, ये बेस थ्योरम का सवाल है। क्या सर जी बेस थ्योरम का सवाल है? हाँ, ये देखो एक फेडरेशन है, और यहाँ पर कह रहे हैं एन इंटरनेशनल टीम हैज़ 2 बॉक्सर्स पिक्ड फ्रॉम एन इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉक्सर्स आर मैन, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ मैन। देखो, यहाँ पर स्पोर्ट इवेंट से 2 लोगों को उठाया जा सकता है, एक तो मैन हो सकता है या फिर वुमेन फर्स्ट अटेम्प्ट में, है ना? अरे हाँ कि ना? ध्यान से सुनना, यहाँ पर कह रहे हैं 2 पॉसिबिलिटी है। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है सर? एक पॉसिबिलिटी है कि मैन आ सकता है, एक है कि वुमेन आ सकती है, राइट? और दोनों का आने का इक्वल चांसेस है, तो हाफ। अब सेकंड प्लेयर चाहिए। सेकंड प्लेयर कैसे हो सकता है सर? पहले इसमें तो मैन आ गया, फिर बाद में मैन आ जाए। सर पहले मैन आ गया, फिर बाद में वुमेन आ जाए, ऐसा हो सकता है। अगेन हाफ इक्वल पॉसिबिलिटी है मैन वुमेन आने की। यहाँ पर भी सर जी ऐसा ही हो जाए। क्या हो जाए कि पहले वुमेन थी, बाद में मैन आ जाए, तो हाफ प्रोबेबिलिटी। सर पहले वुमेन थी, बाद में वुमेन आ जाए, हाफ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मैन वुमेन आने की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉक्सर्स आर मैन, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ मैन। अब देखो, गिवन दैट के बाद जो स्टेटमेंट है ये हो चुका है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ मैन, ये हो चुका है, वो डिनोमिनेटर में आएगा। ध्यान से देखो,
मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एटलीस्ट वन मैन, ये हो चुका है वो डिनोमिनेटर में, एंड प्रोबेबिलिटी दैट इनको चाहिए बोथ बॉक्सर एज मैन, यानी 2 मैन इनको चाहिए। समझ में आ रहा है क्या फाइंड करना है हमें? सर जी हमें फाइंड करना है ये चीज़, ध्यान से देखो, ये हमें फाइंड करना है। तो क्या मैं कह सकता हूँ, अरे ये तो हमारा मल्टीप्लिकेशन थियरम, बेस थियरम जैसा ही है, बेस थियरम जैसे ही है। जैसे सर जी, जैसे मैं कह सकता हूँ दिस इज इक्वल टू, आपने पढ़ा ही होगा, पी ऑफ ए ओवर बी दैट इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ऑफ बी। अरे हाँ कि ना? हाँ सर जी हमने ये पढ़ा है। सिमिलरली आपको कहना है अब पी ऑफ 2 men इंटरसेक्शन एटलीस्ट 1 man डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, यानी डिनोमिनेटर, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 man। अब आप कहोगे सर न्यूमरेटर तो यही कहना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 men एंड एटलीस्ट 1 man, यानी दोनों के प्लेयर मैन ही थे, यानी क्या मैं ऐसा कहूँ दोनों के दोनों मैन ही थे, 2 men, ठीक है, डिवाइड बाय नीचे एटलीस्ट 1 man। एटलीस्ट 1 में पॉसिबिलिटी है, जैसे पॉसिबिलिटी सर जी ये है कि पहले इसमें मैन आ जाए एंड दूसरे इसमें वुमेन आ जाए, है ना, एक मैन एटलीस्ट हो गया यहाँ पर। या फिर सर जी पहले इसमें मैन आ जाए और दूसरे इसमें भी मैन आ जाए, इसमें भी एटलीस्ट मैन हो गया सर जी। या फिर ऐसा हो सकता है पहले अटेम्प्ट में वुमेन आ जाए और फिर दूसरे अटेम्प्ट में मैन आ जाए, तो इसमें भी एटलीस्ट मैन हो गया। यही सारी पॉसिबिलिटी है, चेक करो, एटलीस्ट 1 मैन आने की यही पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट में मैन, सेकंड में वुमेन, फर्स्ट में मैन, सेकंड में मैन, फर्स्ट में वुमेन, सेकंड में मैन। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ये सारे के सारे जो इवेंट्स हैं ना, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है। जैसे सर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 मैन, सर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 मैन, ये कैसे होगा, ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले इसमें मैन आया एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले में मैन आने के बाद दूसरे में भी मैन आया, ठीक है, सिंपल है ये तो। अब आप पीछे जा करके चेक कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन इज हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन आया उसके बाद वापस से मैन आ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ, तो उठा करके सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर, नीचे की कहानी भी सब्स्टिट्यूट करो, तो आपको पता चलेगा कि ओवरऑल हमारा आंसर अब दिखाई दे रहा है यू, हाफ इंटू हाफ डिवाइड बाई हाफ इंटू हाफ प्लस हाफ इंटू हाफ प्लस हाफ इंटू हाफ। सर जी ये ओवरऑल हो रहा है 1/3। चेक इट आउट। सबको बात समझ में आ गई तो एक बार कमेंट करके बता दो यस। तो ये बेस थ्योरम का सवाल था जो इस प्रकार से भी आप बना सकते हो, क्योंकि बेस थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम गोज हैंड इन हैंड। ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी। आगे बढ़े, अब समझ में आया ट्री डायग्राम से कैसे हमें फिगर इट आउट करना है, कौन से टर्म की क्या प्रोबेबिलिटी है, और क्वेश्चन बारीकी से पढ़ करके जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है, गिवन दैट जो हो चुका है वो डिनोमिनेटर में और जो होने वाला है वो न्यूमरेटर में, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने परम्यूटेशन से आ रहा है, जो एप्टीट्यूड में मैंने ऐसे ही डिट्टो सवाल करवाया है। तो क्वेश्चन नंबर 18, 60 इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट डेफिनेशन विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड अगेन। फिगर आउट द 49th वर्ड इफ दिस वर्ड्स आर मेंशन्ड एज इन वर्ड बुक। तो 49th वर्ड क्या होगा, ए बी सी या डी? सेफ कह रहे वॉइस इज नॉट, सेफ जी मैंने अभी यहाँ से चेक किया, वॉइस इज क्लियर। अदर स्टूडेंट्स बताना वॉइस क्लियर है या नहीं। क्लियर है ना? चलो इसका उत्तर क्या होगा सर जी? इसका उत्तर तो बच्चे दे नहीं पा रहे। 15 सेकेंड्स लेफ्ट, कम ऑन। So 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टड़ा। नहीं दे पाए। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, अगेन लेटर्स को देखो, AGAIN डिक्शनरी के हिसाब से बात करें, किसके हिसाब से? डेफिनेशन विच कैन बी मेड, ओके। तो डिक्शनरी के हिसाब से बात करें तो क्या मैं ये कह सकता हूँ दैट ए से पहले शुरुआत होती है और ए से वर्ड्स बनते हैं, फिर ABCDEFG जी आता है, फिर HI आता है, JKLMN आता है, तो इस प्रकार से वर्ड्स बनते हैं।
हाँ सर जी, इनको चाहिए 49th वर्ड क्या होगा, तो मैं कह रहा हूँ ए से कितने वर्ड बने, 5 लेटर है ना, तो अब ये 4 लेटर यहाँ पर और यहाँ पर भी 4 लेटर, बहुत सारे वेज से अरेंज हो सकते हैं, परम्यूटेशन का सवाल है। तो मेरे को बताना जरा यहाँ पर हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग दिस लेटर्स। पहला पोजीशन ए ने फिक्स कर लिया है, बाकी पोजीशन पर कौन कौन आ सकता है, ए जी आई एन। 4 लेटर 4 प्लेस में कैसे फिल हो सकते हैं सर, 4 लेटर 4 प्लेस में 4 फैक्टोरियल वे से अरेंज हो सकते हैं, जो होता है 24। अच्छा, फिर अब जी ने पहला पोजीशन हासिल कर लिया है। अगेन यहाँ पर 4 प्लेस है और 4 लेटर है, 1 2 3 4। 4 लेटर अपने आप में 4 फैक्टोरियल वे से अरेंज हो सकते हैं, बट अलर्ट, ये ए को आपने अपने आप में कैसे अरेंज करवा लिया, ये तो यूनिक नहीं है, ये तो रिपीटिशन है। हाँ सर जी, रिपीटिशन है तो ये डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल भी करना पड़ेगा। सो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल होता है 12, दोनों को ऐड कर लिए तो अभी तक 36 पर पहुंचे हैं, हमको तो 49 चाहिए, दिल्ली दूर है। अब नेक्स्ट जो है सर, आई पहला प्लेस और बाकी ए जी ए एन से फिल करना है, तो अरेंज कर सकते हैं सर जी 4 फैक्टोरियल तरकीब से और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। सर जी तो यहाँ पर अगेन 12 हो रहा है, अगेन यहाँ पर ऐड करें तो 48 बन रहा है, 48 बन रहा है। अब इसके बाद जो होगा वो मेरा 49th वर्ड हो जाएगा। तो अब 49th वर्ड की तलाश में है, तो जो पहला ही वर्ड है 49 होने वाला है। ठीक है, कैसे होगा, डिक्शनरी के हिसाब से ए यहाँ पर आना चाहिए, ए यहाँ पर आना चाहिए, फिर सर जी ए बी सी डी ई एफ जी आना चाहिए और फिर आई आना चाहिए। तो ये देखो नागिन आपको मिल चुकी है, ऑप्शन ए, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कैसा लगा ये सवाल, ये आपका परम्यूटेशन में वन ऑफ द टाइप है जो डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने वेक्टर से आ रहा है। तो वेक्टर कैलकुलस क्लास 12 मैथ्स PDF, determine the vector equation for the line given the Cartesian equations are like this। ये तो कुछ सेकंड का सवाल है, चलो जल्दी से उत्तर बताओ। ये तो कुछ सेकंड का सवाल है, 30 सेकंड में बनाना चाहिए। अगेन फॉर्मेटिंग पता होनी चाहिए, फॉर्मेटिंग क्या है मैं आपके साथ साथ फॉर्मेटिंग बता देता हूँ। x माइनस x1 डिवाइड बाई a दैट इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई b दैट इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाई c। अब बताना कि अगर मुझे वेक्टर इक्वेशन बनाना है, वेक्टर फॉर्म बनाना है, कैसे बनेगा। देखो देखो देखो, मैंने फॉर्मेट अभी अभी आपको बताया, x माइनस x1 डिवाइड बाई a, y माइनस y1 डिवाइड बाई b, z माइनस z1 डिवाइड बाई c। यस, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। देखा आपने 1 मिनट के अंदर कह दिया ना, करेक्ट है। कैसे बनता है फॉर्मेट, आपका जो वेक्टर होता है दैट इज a बार प्लस लैम्डा b बार, या फिर आप ऐसे कह दो कि v1 बार प्लस लैम्डा v2 बार। अब मैं बताता हूँ v1 बार क्या है। v1 बार इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। v2 जो आपका है दैट इज a1 i कैप प्लस b1, या फिर a1 a2 की जरूरत ही नहीं है, a कह दो, a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। अब सर जी उठा करके रख दो यहाँ पर। अगर कंपैरिजन बेसिस पर देखें तो x1 हमारा -5, y1 हमारा 7, z1 हमारा -3। सर जी a जो हमारा 3 है, b हमारा 2 है, c हमारा 2 है, उस हिसाब से ऑप्शन ए ठीक है। चेक कर लो, ऑप्शन ए ठीक है। एवरीवन अग्रीड, अग्रीड, चेक कर लो। यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, फटाफट से निपटा दो, ये कुछ सेकंड का सवाल है, 30 सेकंड के अंदर बन जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स ए एंड बी इफ ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये प्रोबेबिलिटी पार्ट 1 है और ये मैंने आपको डिटेल में समझाया है, तो ये तो आपसे बनना ही चाहिए। मैंने जोक वोक भी मारे थे बीच में, लड़की के सामने अगर पिताश्री 2 पोर्टफोलियो रखते हैं शादी ब्याह करने के लिए। कोई कह रहा है सर जी हैंग्ड, सर जी हैंग नहीं हुए हैं रिजवान, सर जी चल रहे हैं, तुम्हारा इंटरनेट ख़राब हो गया है, रिफ्रेश कर लो। चलो चलो, लास्ट 30 सेकेंड्स। विघ्नेश ने कहा है सी, मयूर कह रहे हैं सी, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सी इज द राइट आंसर। क्यू सर जी, क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, आइदर ए और बी और बोथ। सर जी ये तो यूनियन वाला सवाल हो गया, वो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी।
कितना होता है सर? कॉम्प्लीमेंट इवेंट के हिसाब से 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी दी होल बार। सर डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से इसको हम कह सकते हैं पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। सर मल्टीप्लिकेशन थियरम के हिसाब से इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो इंडिपेंडेंट इवेंट तो मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं ऐसे, इंटरसेक्शन इज चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन। मैंने कहा हाँ, देखो उत्तर आ गया 1 माइनस पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी बार। सिंपल, ईजी, पीजी। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने। ये कहाँ से आ रहा है सवाल? ये अगेन आ रहा है परम्यूटेशन अरेंजमेंट से, तो ट्राई करो, उत्तर बताओ। डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय ऑर्गेनाइजिंग एटलीस्ट 2 flags in sequence, one below the other on a vertical staff if 5 different flags are available। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर वर्टिकल स्टाफ है, ठीक है, और यहाँ पर कह रहे हैं एटलीस्ट 2 फ्लैग्स, तो 2 फ्लैग्स एटलीस्ट 2 पोजीशन है और हमारे पास 5 फ्लैग्स है। कैसे अरेंज हो सकते हैं फिर? 3 फ्लैग्स, 4 फ्लैग्स, 5 फ्लैग्स। कितने पॉसिबल अरेंजमेंट उतने पॉसिबल सिग्नल। अब बताना उत्तर क्या है। इतना समय काहे को ले रहे हो जी? इतना तो कोई समय नहीं होना चाहिए। चलो कर लो, ट्राई कर लो। सो 8 7 6 5 4 3 2 1 डन। मैं बताता हूँ, बॉम्बे इज़ रॉन्ग आंसर, द राइट आंसर इज़ ए। आपने गलती की है। कहाँ पर? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक सिंपल सा ट्री डायग्राम बताता हूँ, या फिर आप कह सकते हो एक डायग्राम फॉर्म टू गेट दी आंसर। सबसे पहले ये जो है यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ हमारा फ्लैग पोजीशन। क्या है ये है फ्लैग पोजीशन। जैसे एटलीस्ट 2 फ्लैग्स कह रहे हैं, एटलीस्ट 2 वाला यानी 2 पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है, सेकेंड पोजीशन है, ठीक है जी, 2 फ्लैग्स के लिए। अब आप कहोगे सर जी ये 2 फ्लैग्स है तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन में 5 फ्लैग में से कोई भी आ सकता है, तो इसको फिल करने के 5 वेज है। और सर जी जो यहाँ पर आ गया वो आगे नहीं आ सकता क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट विदाउट रिपीटिशन होता है। विथ रिपीटिशन कैसे लेंगे फ्लैग? पहला फ्लैग तो आ चुका है ना फर्स्ट पोजीशन में। हाँ, तो अब बचे 4 फ्लैग, आप इनमें से कोई भी आ सकता है इधर। तो इसको भरने के 4 तरीके हैं। तो टोटल मैं कह सकता हूँ कि जो डिफरेंट वेज, नंबर ऑफ वेज यहाँ पर 5 और 4 थे। तो अब जो फाइनली नंबर ऑफ सिग्नल्स जनरेट होंगे वो कितने होंगे? नंबर ऑफ सिग्नल्स 5 इंटू 4 सर जी 20 होंगे फॉर एटलीस्ट 2 फ्लैग्स, राइट। मल्टीप्लाई क्यों किया सर जी? मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि 2 फ्लैग साथ में चाहिए ना, एक फ्लैग का सिग्नल थोड़ी ना चाहिए, 2 फ्लैग का साथ में चाहिए। हाँ, इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ा 5 इंटू 4। अब ये 2 फ्लैग की कहानी हो गई, बट हमारे पास तो 5 फ्लैग है सर जी, तो सारा का सारा केस बनाना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ यार, अब केस बनाते 3 फ्लैग होंगे तब क्या कहानी होगी? 3 फ्लैग सर जी, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। ये देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट पोजीशन में 5 के 5 फ्लैग में से कोई भी आ सकता है। जो यहाँ पर आ गया वो नेक्स्ट में नहीं आ सकता, तो 4। जो पहले 2 में आ गया वो आगे नहीं आ सकता, तो 3। तो कितने नंबर ऑफ सिग्नल जनरेट हुए जी? नंबर ऑफ सिग्नल 5 इंटू 4 इंटू 3 सर जी यहाँ पर हो गए 60। अग्रीड। अब कोई बच्चा कहेगा सर जी ऐसे तो 4 का भी हो सकता है, 4 फ्लैग्स, ऐसे तो 5 का भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल ठीक। तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन और ये फोर्थ पोजीशन। सिमिलरली अगर मैं कॉपी पेस्ट का बिजनेस कर लूँ यहाँ पर और पेस्ट करता हूँ आगे, तो इसके लिए भी बताओ। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन में फिल करने के लिए 5, जो पहले आ गया वो आगे नहीं आ सकता, फिर उसके आगे नहीं आ सकता, उसके आगे नहीं आ सकता। तो यहाँ पर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 सर जी आंसर आ रहा है 120। और यहाँ पर 5 4 3 2 1 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितना होता है जी? 120। चेक इट आउट। अब सभी को ऐड कर लो क्योंकि वो कह रहे थे एटलीस्ट 2 फ्लैग्स यानी 2 और उससे ज़्यादा, 2 + 3 + 4 + 5। सभी को ऐड कर लो। सभी को ऐड कर दोगे तो 20 + 60 + 120 + 120 320 आपका आंसर बन जाएगा। समझ में आया कितने सिग्नल्स जनरेट कर सकते थे? 20 + 60 + 120 + 120 ये आपका 320 बन जाता है। चलिए आगे लेकर चलता हूँ। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा।
इसको बनाओ, ये तो कुछ सेकंड में बन जाएगा, देखते ही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। हैं, ये किसने कहा? टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मे और मे नॉट बी ट्रू, ऑलवेज नहीं कह सकते। हाँ, ए बार माइनस ए बार, अरे सेम से ही तो जाएगा सर जी, ए और माइनस ए बार। ये देखो कोलिनियर, ये ए बार है तो माइनस ए बार ऐसन होगा। तो देखो कोलिनियर एक ही लाइन में दोनों वेक्टर रिसाइड कर रहे हैं। सी करेक्ट है, बात ही खत्म हो गई। डी भी गलत है। चलो, तो कुछ सवाल तो इतने इजी होते हैं कि यहाँ से टाइम चुराना है, बाकियों में लगाना है। ये देखो, ये अगला सवाल 10 सेकेंड के अंदर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, इवेंट ए एंड बी आर शोन बिलो। 4 ऑन दी थर्ड थ्रो, 6 ऑन दी फर्स्ट एंड दी फिफ्थ ऑन दी सेकेंड थ्रो। ठीक है, मतलब 6 ऑन दी फर्स्ट एंड फिफ्थ ऑन दी सेकेंड थ्रो। ऐसे आउटकम्स नंबर्स इनको चाहिए। तो मेरे को बताना जरा यार, मेरे को बताना अब। बताना जरा अब। अरे ये क्या हो गया, लोड हो रहा है। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। ठीक है, what will be the probability of A knowing that B has already taken place? Last 15 seconds. Find the probability of event A knowing that B has already taken place. Last 10 seconds. D, very good. रिजवाना, आपका बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग है। सही है। पता है डी क्यों कह रहा है वो? डी इसलिए कह रहा है क्योंकि सर डाइस आर इंडिपेंडेंट। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो जो पहले हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो हुआ है ना कि नोइंग दैट बी हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधा इसी का प्रोबेबिलिटी निकाल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 ऑन दी थर्ड थ्रो। गेटिंग 4 ऑन दी थर्ड थ्रो यानी एक डाई को रोल किया 4 आउटकम आएगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? एक डाई को रोल किया 6 आउटकम आते हैं, 4 आने का चांस एक ही केस है। सो 1/6 इज दी प्रोबेबिलिटी। डन एंड डस्टेड। सबको समझ में आ गया, मज़ा आ गया तो बोलो यस। तो सवाल कुछ यूँ है, क्वेश्चन नंबर 23 जो मिस हो चुके हैं उसके बारे में बात कर रहा है। चलो, इसमें से क्या सही होगा कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 23, इन अ जॉब प्लेसमेंट इवेंट देर आर 1000 एस्पिरेंट्स अटेंडिंग अ कंपनी इंटरव्यू। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं आउट ऑफ विच 430 वर फीमेल। इट इज़ फेमिलियर दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द फीमेल आर ग्रेजुएट। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट। यहाँ पर सेफ कह रहे हैं कुछ नहीं दिख रहा है, रिफ्रेश करो सेफ, सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ चंगा दिख रहा है। चलो चलो चलो, नायक कह रहे हैं दिल्ली। दिल्ली इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। कैसे सर? 1000 फीमेल है ना, 1000 फीमेल था नहीं, 1000 एस्पिरेंट था सर। 1000 एस्पिरेंट्स में से 430 फीमेल है। ओके, फिर उसके बाद वो 430 फीमेल में से सर 10% ग्रेजुएट है। अगर हम प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बात करें तो ये हो जाएगा 430 डिवाइड बाई 1000। इट्स दी चांस कि ये एस्पिरेंट में से कोई फीमेल आए, इज दी चांस। और ये फीमेल में से ग्रेजुएट बनने की चांस कितनी है सर? 10%। 10/100 ये प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में होगा। बस बात खत्म हो गई है। अब कैसे बात खत्म हो गई? वो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी दैट एन एस्पिरेंट सिलेक्टेड एट रैंडम इज ग्रेजुएटेड। वो ग्रेजुएट हो चुका है, ग्रेजुएटेड। राइट राइट, यही है। गिवन दैट द सिलेक्टेड पर्सन इज अ फीमेल। अगर आप ये सोच रहे हो ये गलत हो, मैंने हमेशा क्या कहा है कि गिवन दैट के बाद जो लाइन है वो डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। गिवन दैट द सिलेक्टेड एस्पिरेंट इज अ फीमेल, ये दिया गया है, दिस इज गिवन दैट। अब पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड रैंडम इज अ ग्रेजुएट, इज अ ग्रेजुएट। तो सर ये तो P ऑफ A ओवर B है। अगेन इसको कह सकते हो P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई P ऑफ B यानी P ऑफ F। राइट एंड इफ यस तो देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेजुएशन एंड फीमेल यानी फीमेल भी है और फिर वो ग्रेजुएट भी हो रही है, तो इनके प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई करो यानी ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी। तो 430 इंटू 10 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल तो ये रहा विच इज़ 430 डिवाइड बाई 1000।
ज़रा कैलकुलेट करके बताना कितना उत्तर आ रहा है। ये सारी चीज़ मैं नेक्स्ट स्लाइड में लेकर जाता हूँ ताकि आप क्लियर कट देख पाओ कि कैसे हमने सॉल्व किया है। तो जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो, सर ये 1000 कैंसिल, 430 कैंसिल, 10/100 बच रहा है विच इज़ 1/10 विच इज़ 0.1। अरे हाँ कि ना, कैसा लगा ये सवाल? चौंकाने वाला सवाल, चौंकाने वाला सवाल। कैसी रही ये सफ़ेदी? चलो आगे लेकर चलता हूँ। अब ये जो अगला सवाल है, अगला सवाल ये अपने आप में काफ़ी मस्त सवाल है, क्योंकि अगेन ये सवाल जो है वेक्टर से है। क्वेश्चन नंबर 24, A, B, C या D। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। देखो अगर कंसेप्चुअली ये चीज़ को देखें तो कुछ इस प्रकार है। मान लेते हैं ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। किसने सी कहा है? विघ्नेश, बहुत बढ़िया। देखो इनके हिसाब से हमारे पास एक प्लेन है, इसको हम प्लेन मान लेते हैं। ये प्लेन है, ठीक है। ये प्लेन है जहाँ पर वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट विच इज़ लाइक दिस, ठीक है। ये पॉइंट को हम मान लेते हैं पॉइंट ए। पॉइंट ए जिसकी कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। क्वेश्चन में बता दिया कौन है पॉइंट ए। फिर है परपेंडिकुलर टू अ लाइन विद द डायरेक्शनल रेशियोज। तो एक है, ये प्लेन है परपेंडिकुलर। किससे परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर है, तो ये प्लेन परपेंडिकुलर है, ठीक है। किससे है? एक लाइन से, एक जो नॉर्मल लाइन है, और वो नॉर्मल लाइन आप यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा, ठीक है। उसको बाद में बना देंगे, अभी कोई तकलीफ नहीं है। बट सर जी हमको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है, वो कैसे निकाले? तो ये जो प्लेन है आपका, इसमें एक रैंडम पॉइंट P मान लो। एक रैंडम पॉइंट यहाँ पर मैंने P मान लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं ये P और A को जोड़ता हूँ, बट सर ये तो वेक्टर है, कैसे जोड़ोगे? मैं AP कह देता हूँ, AP ऐसे जोड़ता हूँ, AP। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि प्लेन से ये n परपेंडिकुलर था और ये प्लेन में ही ये वेक्टर AP है, तो AP भी परपेंडिकुलर होगा n से। ये प्लेन n से परपेंडिकुलर था और इस प्लेन में ही AP बार है, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। हाँ, फाइनली बात खत्म हो गई। अब हम कह सकते हैं अगर परपेंडिकुलर है दो वेक्टर्स AP और n, अगर ये आपस में परपेंडिकुलर है तो AP बार डॉट n कैप 0 होना चाहिए। अरे हाँ कि ना, AP बार डॉट n बार 0 होना चाहिए। हाँ सर जी, अब बना लो इसके आगे, बस गणित है। जैसे आपको पता है यहाँ पर A हमारा था 5 to -4 और n तो डायरेक्शनल रेशियो है जिससे वेक्टर बनाना है, और P जो है वो है हमारा XYZ, क्योंकि वो प्लेन में है ना, तो XYZ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें, अब हम ध्यान से देखें तो अब कैलकुलेशन का बात रह चुका है। कंसेप्ट सबको समझ में आ गया? तो एक बार कमेंट करके बता दो यस, ताकि आगे बढ़ सकते हैं और एक एक करके बात कर सकते हैं। तो हमारा जो पॉइंट A था वो 5, 2, -4 है, तो अब हम ए बार बना सकते हैं। A बार कितना होगा? 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। फिर उसके बाद सर जी हमारे पास था डायरेक्शनल रेशियो, राइट। वो रेशियो थे हमारे पास 2, मैं लिख देता हूँ, डायरेक्शनल रेशियोज हमारे पास से 2, 3, -1। उससे जो n बार बन रहा है वो बनेगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, राइट। अब सर जी आपको पता है आपने क्या लिखा था? मैंने लिखा था, ध्यान से देखना, मैंने लिखा था AP बार डॉट n कैप इज इक्वल टू 0। क्या लिखा था मैंने? AP बार डॉट n बार, सॉरी मैं n कैप कह रहा हूँ बार बार, n कैप नहीं है, वो वेक्टर n बार है, n बार दैट इज इक्वल टू 0। AP बार कैसे निकाले? P बार माइनस A बार, फाइनल माइनस इनिशियल। और आपको पता ही है P हमारा जो है वो हमारा x, y, z है, तो इनके कोएफिशिएंट्स आप सब्ट्रैक्ट करो। तो क्या मैं कह सकता हूँ x, ध्यान से सुनना, अभी आपके ऊपर है आप इसको कैसे देख रहे हो। आप अगर आप बार वाइज मल्टीप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो, पॉइंट वाइज करना चाहते हो कर सकते हो। मैं ऐसे फॉलो करता हूँ, x माइनस 5 i कैप प्लस y माइनस 2 j कैप, फिर उसके बाद z माइनस ऑफ माइनस दिस इज z प्लस 4 k कैप, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट विथ n बार यहाँ पर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप दैट इज इक्वल टू 0। अब दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट, ये तो बड़ा आसान मामला है सर जी। दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट जब आप करोगे तो i कैप के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, u विच वुड बी 2 टाइम्स x माइनस वाई। फिर j कैप के कोएफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई, सो 3 टाइम्स y माइनस 2। फिर k कैप के कोएफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई, तो माइनस हमको z प्लस 4 दिखाई दे रहा है, दैट इज इक्वल टू 0। अब आपको रीअरेंजमेंट करना है, दैट्स ऑल। रीअरेंजमेंट कर लोगे तो 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू 20 आपको मिल जाएगा, एंड यस ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहाँ पर विशाल, रिजवान और सभी कह रहे थे सी,
दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बाकियों को समझ में आ गया कंसेप्ट कैसा है? प्लेन एक लाइन परपेंडिकुलर है और फिर हम एक पॉइंट दिया गया है प्लेन के अंदर, एक और पॉइंट कंसिडर करेंगे तो फिर वेक्टर बन जाएगा, वेक्टर परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट 0 और फिर हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाती है। तो ये था आपका 25 जो आपने सॉल्व कर लिया है। अब अगला जो सवाल है वो होगा 26 सवाल आपके सामने वेक्टर से, इसको सॉल्व करो। चलो 1 मिनट देता हूँ। ये तो यार बहुत ही सिंपल सा सवाल है। If a bar, b bar, c bar is given such that a bar plus gamma b bar is perpendicular to c bar, then find the value of gamma. बताइए इसका उत्तर क्या होगा? परपेंडिकुलर यानी डॉट प्रोडक्ट 0, डॉट प्रोडक्ट 0 सर अभी अभी आपसे पढ़ा है, लोड हो रहा है, दिक्कत मत लेना एकदम से, ठीक है। वो क्या है कि हर बार लिखने के बाद मैं स्लाइड को सेव करता हूँ ताकि अगर कुछ इशू हो जाए तो हमारे सॉल्यूशंस हमारे पास रहे। चलो सो फाइनली 20 सेकेंड्स। किंसु कह रहे हैं सर जी आंसर होगा 4 यानी ऑप्शन ए। लास्ट 10 सेकेंड्स अदर स्टूडेंट्स। 3, 2, 1 वेरी गुड किंसु। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल गलत है। द राइट आंसर इज ऑप्शन दिल्ली। ऐसे क्यों सर जी? देखो सबसे पहले ये कहा गया है दैट ए बार प्लस गामा बी बार ये परपेंडिकुलर है सी बार से, तो ये डॉट प्रोडक्ट होगा सी बार से तो 0 बनेगा। अब ध्यान से देखना, अगर मैं ए बार प्लस गामा बी बार कर रहा हूँ तो जो कोएफिशिएंट्स बच रहे हैं तो आई कैप और ये गामा मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 2 माइनस गामा। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो मैं पहले लिख देता हूँ ऐसे कि ए बार प्लस गामा बी बार कितना होगा ताकि आपको तकलीफ ना हो। ये 2 माइनस गामा आई कैप होगा प्लस 2 गामा, तो ये 2 + 2 गामा जे कैप होगा प्लस 3 प्लस गामा, ये क्या होगा 3 प्लस गामा के कैप होगा। ठीक है, ये आपका ए प्लस गामा बी बार है। सी बार तो दिया ही है, सी बार कितना दिया है 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप। डॉट प्रोडक्ट करवा लो दोनों के बीच में। जब डॉट प्रोडक्ट करवा लिया तो क्या हम कह सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट करवा लिया तो 2 माइनस गामा इंटू 3 प्लस 2 गामा इंटू 1 प्लस 0 इंटू एनीथिंग 0 ही होगा, दैट इज इक्वल टू 0। सिंस डॉट प्रोडक्ट आपको 0 करवाना है तो आप देख सकते हो हमने बखूबी कर दिया है यहाँ पर। अब आगे कैलकुलेशन की बात है, आगे जस्ट कैलकुलेशन की बात है। अगर कैलकुलेशन सही से करोगे उत्तर आ जाएगा, और मुझे लगता है आपने गड़बड़ कैलकुलेशन में ही की है। 3 इंटू 2 6 माइनस 3 इंटू गामा 3 गामा प्लस ये 2 + 2 गामा दैट इज इक्वल टू 0। माइनस 3 गामा प्लस 2 गामा इज माइनस गामा प्लस 6 + 2 इज 8। तो देखो यार गामा तो 8 आ रहा था और आप कह रहे थे यानी सर जी 4 आ रहा था। कैंसो जी 8 इज़ द राइट आंसर। चलो आगे लेकर चलता हूँ। अगला सवाल अगेन वेक्टर से आ रहा है। 27 हमारा जो सवाल है ये है वेक्टर से। आपका समय शुरू होता है अब। करो इसको सॉल्व। Determine magnitude a bar and magnitude b bar if a bar plus b bar dot d bar minus b bar is 8 and magnitude a bar is equal to 8 magnitude b bar। तो फिर a b c d में से कौन सही होगा? ये डिट्टो मैंने क्लास में भी करवाया। ये बेसिक्स ऑफ वेक्टर कैलकुलस है। वेक्टर भी आपको 3 पार्ट में पढ़ना है। अगेन स्लाइड लोड हो रही है, टेंशन मत लेना। 3 पार्ट में कैसे पढ़ना है? बेसिक्स ऑफ वेक्टर कैलकुलस, सेकंड है डेरिवेटिव्स इन वेक्टर कैलकुलस, थर्ड है इंटीग्रेशन इन वेक्टर कैलकुलस। जब आप ये इंजीनियरिंग के लिए पढ़ रहे हो, गेट एग्जाम के लिए, बट अगर आप एटीसी के लिए पढ़ रहे हो तो बस आपको बेसिक्स ऑफ वेक्टर कैलकुलस है और वो 3D ज्योमेट्री जो उसके अंदर आती है वो आपको पढ़ना है। अगर उतना कर लेते हो जाएगा। चलो फाइनली 5 4 3 2 1 डन। मुझे पता है तुम टाइम वेस्ट कहाँ कर रहे थे। उन्होंने मांगा है ए बार एंड बी बार और सभी बी बार निकालने के चक्कर में। सर बी बार तो सब जगह सेम दिखाई दे रहा है।
हाँ, तो मैग्नीट्यूड बी बार निकाल करके कोई फ़ायदा नहीं है, मैग्नीट्यूड ए बार पर आपको फोकस करना है, ठीक है। अच्छा, आप ध्यान दे देखो यहाँ पर, अच्छा ये देखो ये गड़बड़ कर देता है टाइपर, ये ए बार है। सो ए बार प्लस बी बार डॉट ए बार माइनस बी बार, जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ए बार डॉट ए बार, इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। ए बार डॉट ए बार, फिर ए बार और यहाँ पर जाएगा तो माइनस ए बार डॉट बी बार, फिर बी बार डॉट ए बार होगा तो पॉजिटिव बी बार डॉट ए बार, फिर सर जी ये बी बार डॉट माइनस बी बार विच इज़ माइनस बी बार डॉट बी बार, दैट इज इक्वल टू लास्ट में हमारे पास 8 है। सर ए बार डॉट ए बार तो मैग्नीट्यूड ए बार स्क्वायर होता है, हाँ। सर ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गए, हाँ। सर ये माइनस बी बार डॉट बी बार माइनस बी बार का मैग्नीट्यूड स्क्वायर हो जाएगा। चलो दैट इज इक्वल टू 8। सर जी आपको मैग्नीट्यूड ए निकालना है, तो मैं ऐसे कह रहा हूँ फॉर नाउ ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 8 है और मुझे ए निकालना है। यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ द इक्वेशन इज ए इज इक्वल टू 8b, तो अगर b को a के टर्म्स में कहना है तो 8/a कह सकते हैं। चलो अब ये मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको मॉडिफाई करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ जहाँ b दिखाई दे b को कह दो 8/a, ठीक है। b को कह दो 8/a, so a square minus 8/a the whole square that is equal to 8, so a square minus 64 divided by a square that is equal to 8। सर जी आपने गड़बड़ की है। क्या गड़बड़ की है मैंने? सर जी आपने यहाँ पर गड़बड़ की है। सर जी आपने 8/a कह दिया जबकि b इस a/8 होना चाहिए, हाँ a/8 होना चाहिए। तो अब जाओ वापस से ठीक करो मेरी गड़बड़ कैलकुलेशन को, ठीक करो और उत्तर बताओ। सर b आपका था a/8, अगर a/8 है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 8 स्क्वायर जो 64 है। हो गया अब तो काम खत्म। अगर क्रिस क्रॉस करते हो तो 64 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 63 a स्क्वायर डिवाइड बाई 64 दैट इज इक्वल टू 8, तो a स्क्वायर आपका 8 इंटू 64 डिवाइड बाई 63। अब जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो a बनेगा स्क्वायर रूट 8 इंटू 64 डिवाइड बाई 63। सर स्क्वायर रूट 8 और इसको स्प्लिट कर सकते हैं ना, ये कैलकुलेशन कर लेता हूँ, चलो आगे कर लेता हूँ। क्या है, कैलकुलेटर तो आपको मिलता नहीं है ATC पेपर में, तो कैलकुलेशन करना भी अपने आप में एक आर्ट है। तो मैं बार बार चेतावनी दे रहा हूँ कैलकुलेशन पर एक अच्छा फोकस करना, नहीं तो एग्जाम में क्या होगा, कंसेप्ट तो आते हैं बट कैलकुलेशन में ज़्यादा समय लग रहा है और पेपर सॉल्व नहीं कर पाए। तो देखो स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट 64 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 63, क्या मैं कह सकता हूँ स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट 4 इंटू 2 को बाहर निकाल सकते हैं तो 2√2 हो जाएगा। स्क्वायर रूट 64 ये तो 8 ही होता है, और स्क्वायर रूट 63, सर जी स्क्वायर रूट 63 7 इंटू 9 है तो 3√7 भी कह सकते हैं। डन हो चुका है जी, मामला समाप्त। 2 इंटू 8 16√2, यहाँ पर 3√7। डन, चेक करो 16/3 √2/√7, ये एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ में आ रही है बात? तो आगे लेकर चलता हूँ, आखिरी के 3 सवाल एंड वी वुड बी डन। सो क्वेश्चन नंबर 28, ये ट्राई करो और फिर ट्राई करने के बाद पता चलेगा इन्होंने गलत उत्तर दिया है। इन्होंने ए कहा है जो गलत है, द राइट आंसर इज़ बी। ये मैं क्यों अभी बता रहा हूँ विदाउट इवन सॉल्विंग, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर कवर किया है, ठीक है, ये मैंने यूट्यूब पर कवर किया है। वापस से बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो हमारे पास 3 पॉइंट्स है। कितनों ने मेरे यूट्यूब के वो वीडियोज़ देखा है, ज़रा मैं वो भी चेक कर लूँ। आपके चैट सेक्शंस में मैं आपको भेजता हूँ कि आपने वॉच किए हैं। सो जो ए है वो 113 है, जो कोऑर्डिनेट बी है वो -100 है, जो कोऑर्डिनेट सी है वो 012 है, और वो कह रहे हैं कि बी ए बार और बी सी बार के बीच में जो एंगल है वो कितना है। तो बी ए बार निकालना हो तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, वेक्टर जनरेट करो, कहो कि ए माइनस बी वाला वेक्टर हम जनरेट करेंगे यार। 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, चेक करो 1 माइनस ऑफ -1 2, 1 माइनस 0 1, 3 माइनस 0 3, ठीक है। अब बी सी बार निकालना है तो सी बार माइनस बी बार, आंसर कितना आ रहा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। कैसे? 0 माइनस ऑफ -1 पॉजिटिव 1, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 0 2, राइट। अब सर जी एंगल निकालना है तो हम कहेंगे cos थीटा इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं v1, इसको मान लेते हैं v2, तो v1 डॉट v2 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड v1 बार इंटू मैग्नीट्यूड v2 बार।
चलो फिर तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर जो होगा स्क्वायर रूट 14 और स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर जो होगा स्क्वायर रूट 6। सर जी ये आ रहा है 9 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 84 या 9 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 14 इंटू 6, जो बी है वो सही है। बट इन्होंने पेपर में ए कह दिया, इधर इन्होंने है ना गड़बड़ ये की, इधर स्क्वायर रूट देना चाहिए था और इसमें से है ना 61 ऐसा कुछ करना चाहिए था, बट ऐसा कुछ किया नहीं, इनके ओर से गलती हो गई है, ये चीज़ आपको नोट करनी है। अच्छा जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, ये फिजिक्स वाला सवाल है, ठीक है। तो ये फिजिक्स के सवाल पूछ लेते हैं यार मैथ्स में, बिल्कुल कतई गलत बात है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहा, ये दिल्ली जो है वो करेक्ट है। और फाइनली हम आते हैं आखिरी सवाल पर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। एनीबडी इन द कमेंट सेक्शन, इसका उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन ये है आपका कि डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दी 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से ये पास कर रहा है तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? जिन स्टूडेंट्स को अगेन डायरेक्शन कोसाइन का नॉलेज नहीं है, पहले डायरेक्शन रेशियो निकालना होता है और फिर डायरेक्शन कोसाइन अपने आप आ जाता है, ठीक है। 2 पॉइंट्स का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। और डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा सर जी? डायरेक्शन कोसाइन ये होगा आपका वो जो आपका डिफरेंस है, डिवाइड बाई पी क्यू करना है, हो गया। व्हाट इज पी क्यू? पी क्यू इज द डिस्टेंस, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। अब बता दो उत्तर, ए बी सी या डी। इनके ओर से इन्होंने कहा है बॉम्बे, और बच्चे हैं नाराज। क्यों बच्चे हैं नाराज? सर एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो वही तो है खुशखबरी वही तो है खुशखबरी, ये है मार्क्स टू ऑल, क्योंकि इनका आंसर सही नहीं है, ठीक है। अगर ये आपका एक पॉइंट है x1 y1 z1, या आपका दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2, 2 पॉइंट को आप जोड़ रहे हो, अगर ये पॉइंट P है ये पॉइंट Q है, तो जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वो होता है x2 माइनस x1 डिवाइड बाई डिस्टेंस PQ, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई डिस्टेंस PQ, z2 माइनस z1 डिवाइड बाई डिस्टेंस PQ, ठीक है। अगर इस हिसाब से जाए तो सर जी PQ पहले निकाल लेते हैं। PQ हमारा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 दी होल स्क्वायर। सर जी क्वेश्चन में अगर जा करके देखें तो हमको दिखाई पड़ रहा है एक चीज़, ये हमारा x1 y1 z1, ये हमारा x2 y2 z2। कर लो फिर सब्ट्रैक्शन। सर जब सब्ट्रैक्शन किया तो ये चीज़ हमको दिखाई पड़ रही है कि इसकी वैल्यू बन रही है 3, इसकी वैल्यू बन रही है -1, इसकी वैल्यू बन रही है 7। तो अगर उस 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये डिवीजन नहीं है, ये वैल्यूज़ है, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ मैं ऐसे कर देता हूँ, इनकी वैल्यूज़ तो 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा और फिर ये 7 स्क्वायर हो जाएगा। सर ये हो रहा है स्क्वायर रूट 59। हाँ तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो जो है, या डायरेक्शन कोसाइन कहना चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन जो है वो होगा x2 माइनस x1 डिवाइड बाई पी, कॉमा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई पी क्यू, और फिर उसके बाद z2 माइनस z1 जो हमारा 7 है डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 59। ये आपका सही उत्तर होना चाहिए। अब आप सोच रहे हो फिर इन्होंने बॉम्बे क्यों सही कहा? बॉम्बे इसलिए सही कहा क्योंकि इन्होंने ये जो है ना 3 के बदले 9 कर दिया। 3 के बदले आप भी 9 करो, बॉम्बे आपको सही मिल जाएगा। तो ये था शिफ्ट 1 का पूरा कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द पेपर। सभी को सारे सोल्यूशन समझ में आ गए, मज़ा आ गया? तो एक बार कमेंट करके बता दो हाँ,